दोस्तों, इक्को पुनीत नोखा यूट्यूब चैनल पर मैं पुनीत नोखा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हुमायूं से संबंधित वीडियो, जो कि मुग़ल काल का दूसरा वीडियो है। मुग़ल काल का प्रथम वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना होती है और मुग़ल सत्ता के स्थापना के क्रम में बाबर द्वारा कई युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें 4 प्रमुख युद्ध भारत के अंदर लड़े गए और उसके संबंध में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन बाबर काफ़ी दिनों तक साम्राज्य को स्थायी नहीं बना पाया, तो जल्द ही 4 सालों के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है, जिसे उसने अपना उत्तराधिकारी पुत्र चुना था। उत्तराधिकारी के तहत हुमायूं शासक बनता है, लेकिन उसके सामने थी कई चुनौतियां, क्योंकि साम्राज्य अभी तक भारत में स्थायी रूप से नहीं हो पाया था। तो इन्हीं चुनौतियों के बीच जब हुमायूं शासक बनता है, तो उसके और उससे जुड़े हुए कई ऐसे बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, और उन्हीं बिंदुओं का हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उनके द्वारा जो किए गए उन महत्वपूर्ण कार्यों और जो भारत के अंदर लड़े गए अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण युद्धों को हम इसी वीडियो के अंदर समझेंगे और उन चुनौतियों को विस्तार से देखेंगे कि क्या चुनौतियां हुमायूं के संबंध में आई थी। तो उसके बाद जब वापस वो भारत छोड़ के चला जाता है और पुनः जब भारत में आता है, तो वह कैसे भारत में मुग़ल सत्ता को पुनः स्थापित करता है, और स्थापित होने के बाद वह मृत प्राय हो जाता है। तो इन सब के बारे में समझने का प्रयास आज के इस वीडियो में करेंगे। आइए, उससे पहले एक पॉइंट जो हम लोगों को समझना अति आवश्यक है, वो ये है कि हुमायूं का शासनकाल 2 काल कार्यों में विभाजित हैं। एक 1530 से लेकर के 1540 तक, और एक 1555 से लेकर के और 1556 तक का कार्यकाल। देखते हैं 1530 से लेकर के और 1540 तक का शासनकाल। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 के अंदर, तो वह शासक बनता है, और जो 1540 तक वह शासन करता रहता है, और वह शासक तब तक बना रहता है जब तक शेर शाह सूरी द्वारा उसे हरा नहीं दिया जाता। तो पहला जो कार्यकाल जो था वो 1540 तक था। 1530 से लेकर के 1540 तक का प्रथम कार्यकाल था। उसके बाद जब वह बिलग्राम का युद्ध हार जाने के बाद में वह भारत को छोड़ करके भारत से बाहर चला जाता है, और वह वापस जब आता है तो 1555 में भारत आता है और पंजाब पर अधिकार करता है, और उसी अधिकार के तहत भारत में पुनः उसका कार्यकाल शुरू होता है, जो 1555 से लेकर के 1556 तक का कार्यकाल माना जाता है। इस प्रकार इनका 2 कार्यकाल महत्वपूर्ण हैं, जो इनके संपूर्ण कार्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हुमायूं से संबंधित जो परिचय जो है, जिनसे जुड़े हुए कई बार महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हुमायूं का जो मूल नाम, यानी इनसे संबंधित पूछा ही जाता है, मूल नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। नसीरुद्दीन मोहम्मद
हुमायूं था। इनके पिता का नाम बाबर और माता माहम बेगम। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। इसका राज्याभिषेक अपने पिता की मृत्यु के बाद 4 दिन बाद 30 दिसंबर 1530 को हुआ था। हुमायूं सहित 5 भाई बहन थे। 5 भाई बहन थे जो कि अलग अलग इनकी माताएं थी। एक बहन थी 5 में से। सबसे बड़ा हुमायूं, जिसके माता का नाम माहम बेगम, हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम, और उसके बाद उसके 2 भाई कामरान और अस्करी, जिनकी माता का नाम गुलरुख बेगम। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद भाई आता है हिंदाल, जिनकी माता का नाम दिलदार बेगम, हिंदाल की माता का नाम दिलदार बेगम, कामरान और अस्करी की माता का नाम गुलरुख बेगम, और हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम। इसी प्रकार गुलबदन बानो बेगम, जो इसकी एक सिस्टर थी, जो कि हुमायूंनामा के लेखक इसी की बहन गुलबदन बानो बेगम। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी जो प्रारंभिक चुनौतियां, जब ये शासक बनता है तो इसके सामने कई ऐसी महत्वपूर्ण जो चुनौतियां इसके सामने आती हैं। सबसे पहले यदि बात करें तो पिता की मृत्यु के बाद इसके साम्राज्य का विभाजन करने की जो समस्याएं इसके सामने आती हैं, साम्राज्य विभाजन की समस्या आती है। सबसे पहले जब ये विभाजन करता है तो कामरान को काबुल और कांधार नामक 2 जगह इनको देते हैं, जहाँ पे अब स्वतंत्र शासक होगा कामरान, जो कि वर्तमान में ये अफगानिस्तान में पड़ता है। इसके बाद अस्करी को संबल नामक क्षेत्र अस्करी को दे देते हैं। हिंदाल को मेवात क्षेत्र देते हैं और खुद दिल्ली और आगरा क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति था जो उदारतापूर्ण व्यवहार के तहत इसने अपने एक चचेरा भाई, जिसका नाम सुलेमान मिर्ज़ा, जिसको बदखसा नामक एक क्षेत्र इसी को दे देते हैं, जहाँ पे ये अपने पिता बाबर के समय यहाँ का सूबेदार हुआ करता था सुलेमान मिर्ज़ा, और यही क्षेत्र पुनः अपने द्वारा विभाजन करने के समय इसी को समय दे देते हैं। अब हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध, जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये कालक्रम के अनुसार आ सकते हैं कि कौन सा युद्ध या कौन सा आक्रमण सबसे पहले किया था, तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। और उन्हीं फैक्ट को मैंने लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले कलिंजर पर आक्रमण करता है 1531 को। तो ये पूछा जा सकता है कि हुमायूं द्वारा किया गया प्रथम आक्रमण तो कलिंजर पर कब किया गया था? 1531 को। तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि प्रताप रुद्रदेव का अफगानों के साथ इनकी मित्रता अच्छी थी, गहरी थी। इस कारण इसने सोचा कि क्यों नहीं प्रताप रुद्रदेव से युद्ध लड़ा जाए,
ताकि अफगानों और प्रताप रुद्रदेव की संयुक्त सेना के द्वारा मुझे हरा करके मेरे जो मुग़ल सत्ता जो है उसको समाप्त न किया जा सके। इसलिए इसने सबसे पहले कलिंजर पर आक्रमण किया था 1531 को। कलिंजर के किले के बाहर उसने काफ़ी दिनों तक घेरा डाल रखा था और जीता नहीं, घेरा डाल रखा था, लेकिन यहाँ पे जो धन लगा था, इसको जितने समय के लिए इसने घेरा डाल रखा था उस धन की क्षतिपूर्ति प्राप्त करके वह पुनः चला जाता है एक संधि के तहत। और उसके बाद जब आक्रमण करता है तो दोहरैया का युद्ध जो 1532 को होता है बिहार के अंदर, बिहार में पड़ता है। और यहाँ पे अफगान एक शासक था महमूद लोदी, जो कि हुमायूं के साथ संघर्ष करता है। और इस युद्ध में शेर शाह जो था, सब उसका नाम पहले शेर खां था, तो शेर खां महमूद लोदी का यहाँ सहयोग कर रहा था, लेकिन यहाँ महमूद लोदी हार जाता है और हुमायूं जीत जाता है। इसके बाद इसने इसी समय यूपी में बढ़ते हुए, बिहार से यूपी आते हुए इसने चुनार का किला चुना और चुनार किले को जीतने का मानस बनाया, जो कि ये जब दोहरैया नामक स्थान से यहाँ शेरशाह सूरी जो है वो इस चुनार किले में आ जाते हैं। और इसी समय अब शेरशाह से ये किला छीनना चाहता है हुमायूं, और छीनते वक्त शेरशाह को ये पता चल जाता है कि ये किला मेरे हाथ से निकलने वाला है, तो उसने अपने हथियार डाल दिए और कह दिया कि आपसे मैं संधि कर लूँगा। तो संधि के तहत इसने 10 लाख रुपए हुमायूं को देते हैं और अपना एक पुत्र जिसका नाम कुतुब खां है, जिसको हुमायूं की सेवा में भेज देते हैं। इसके बाद जब यहाँ से जीतने के बाद हुमायूं का संघर्ष बहादुर शाह से होता है, जो 1535 और 36 में होता है। लेकिन इस समय कहानी क्या होती है कि बहादुर शाह खुद मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य, जिसकी माता कर्मावती थी, उससे युद्ध करने के लिए और चित्तौड़ को जीतने के लिए यहाँ मेवाड़ आई हुई थी। और उस समय जब कर्मवती ने हुमायूं को एक राखी भेजी अपनी सहायता के लिए, तो उस वक्त जब इधर से राखी जाती है और इधर से बहादुर शाह द्वारा एक लेटर जाता है हुमायूं के पास कि मैंने एक जिहाद छेड़ रखा है जो कि गैर मुस्लिमों के खिलाफ, तो आप भी मुस्लिम हो तो आप मेरी सहायता कर सकते हो, उनकी सहायता न करें कृपया करके। तो इस प्रकार से हुमायूं कन्फ्यूजन में हो जाता है और अब करे तो ही क्या करे। तो इसके बाद हुमायूं यहाँ इस कन्फ्यूजन में रहता है और इधर से बहादुर शाह इधर से संधि करके पुणे चला जाता है। और जब जाता है तब 35 के अंदर बहादुर शाह से ही संघर्ष होता है, और बहादुर शाह से संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में गुजरात और मालवा पर हुमायूं अधिकार कर लेता है और अपने भाई हिंदाल को यहाँ पे इस क्षेत्र का कार्यभार सौंप देता है। लेकिन इस युद्ध के अंदर, इस संघर्ष के अंदर इसने 2 ऐसे किले जीते जहाँ से खूब सारा धन लेकर के वापस आ जाता है। मांडू और चांपानेर के 2 किले ऐसे जीते जहाँ से अधिक धन लेकर के वापस दिल्ली आ जाता है। लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही गुजरात और मालवा दोनों क्षेत्र पुनः स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बाद अब जो स्थिति पहले थी,
इन 4 युद्धों में, उससे कई ज़्यादा भयानक स्थिति अब बनने वाली हैं। और महत्वपूर्ण भी यही है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा जाता है, क्योंकि इधर चुनार जो बिहार के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पे अफ़गानों की शक्ति प्रबल हो चुकी थी और उस शक्ति का हुमायूं को डर था, क्योंकि जब ये शक्ति इतनी ज़्यादा उभर चुकी है तो मुग़ल सत्ता भी जा सकती है। इसलिए इन्होंने पुनः 1538 के अंदर, जो पहले इसने चुनारगढ़ के जो किले की जो भूल की थी संधि करके, यदि उसको जीत लेता तो ये समस्या न होती आज। तो इसने इस भूल का पश्चाताप किया और पुनः चुनार की विजय की ओर बढ़ा 1538 के अंदर। तो हुमायूं ने चुनार के किले पर अधिकार अब यहाँ पूर्ण रूप से कर लिया और अधिकार करने के बाद में जो हुमायूं को सेवा में भेजा गया शेरशाह का पुत्र जो था, जिसका नाम कुतुब खां, जिसको वापस शेरशाह ने बुला लिया और कुतुब खां वापस आ जाता है वहाँ से, और हुमायूं वहाँ से आगे बढ़ते हुए बंगाल की ओर बढ़ता है। तो शेरशाह एक विचार करता है कि अब जब वह वापस दिल्ली की ओर आएगा, उस वक्त इससे बात करेंगे, इससे संघर्ष करेंगे और जो हमसे जीते हैं उनको वापस छीना जाएगा। तो इसने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। लेकिन अब स्थिति ये बनती है कि जो हिंदाल नामक जो व्यक्ति था, इसका भाई, अब यहाँ बंगाल से वापस आने का मानस इसलिए बनाया गया क्योंकि इधर दिल्ली और आगरा, यहाँ पे हिंदाल ने अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और ये संदेश जब हुमायूं के पास जाता है तो वह बंगाल से वापस मुड़ जाता है दिल्ली की ओर। अब वह जो ग्रांड ट्रंक रोड बनी हुई है, उसी रास्ते से जब वह दिल्ली की ओर आता है और इसका इंतज़ार शेरशाह सूरी भी कर रहा है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने कहा था कि जब ये बंगाल से वापस दिल्ली की ओर लौटेगा उस वक्त तक जून का महीना आ जाएगा और जून माह के अंदर जो कर्मनासा नदी, यानी कि एक नदियां हैं दो, जो कर्मनासा नदी और गंगा नदी, ये दोनों एक सी नदियां हैं जो समांतर बहती हैं। इनके पास जब ये आएगा तब तक जून हो जाएगा और जून माह के अंदर बारिश होगी तो ये नदियाँ फुल हो जाएगी और इन्हीं नदियों में इनको डुबो डुबो के मारूंगा। ये इसका विचार था शेरशाह सूरी का। जब ये आता है तब तक जून माह हो जाता है और जून माह में भयंकर बारिश के कारण ये नदियाँ दोनों उफान खाने लगती हैं और उफान खाने लगती हैं। और इसी वक्त इसके पास में एक चौसा नामक स्थान होता है और उस चौसा नामक स्थान पे भयंकर युद्ध लड़ा जाता है 1539 के अंदर। 1539 के अंदर लड़ा जाता है और इस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर देता है शेरशाह। और इसी युद्ध में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। हालांकि शेरशाह ने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि बाहर खां लोहानी ने दी थी, लेकिन इसको हम एक बाद में पढ़ेंगे। इसके द्वारा चलाए गए सिक्के या जो उपाधि है या इसके शासनकाल जो में अंदर जो किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य उनसे संबंधित एक अलग सी वीडियो बना करके समझेंगे। लेकिन इसने यहाँ पे शेर खां ने यहाँ शेरशाह की उपाधि चौसा के युद्ध में जीतने के बाद उपाधि धारण की थी। तो इससे संबंधित पूछा जा सकता है कि शेरशाह ने ये उपाधि जो है वो कौन से युद्ध के बाद धारण की थी। तो ये उपाधि इसने चौसा का युद्ध जीतने के बाद धारण की थी। इसके बाद जब ये दिल्ली की ओर बढ़ रहा था तो हुमायूं को शेरशाह ने कनौज और जो बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 में, इस युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह पराजित कर देता है
और आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। अब यहाँ से स्थितियाँ यहाँ ये बन जाती है कि यहाँ से अब हुमायूं भारत से बाहर भाग जाता है। अब जब भारत से बाहर जाता है तो जो कामरान को जो स्थान दिया गया था, जो काबुल और कांधार, अब वहाँ कामरान से संघर्ष करता है और धीरे धीरे वह कामरान से इन दोनों स्थानों को जीत लेता है। लेकिन जीतने से पहले इसने अपने भाई हिंदाल और हिंदाल के गुरु थे मीर अली अकबर। मीर जो अपने गुरु हिंदाल के जो गुरु थे मीर अली अकबर, उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम हमीदा बानो बेगम, उससे विवाह किया और उससे ही एक पुत्र हुआ था जिसका नाम अकबर था। अब यहाँ पे एक स्थिति और बन जाती है कि आप यहाँ लड़ रहे हो तो पास में ईरान पड़ता है और ईरान के एक शाह थे जिसने कहा था कि आप शिया धर्म को स्वीकार करो और स्वीकार करने के बाद में ही आपको काबुल और कंधार दे दिया जाएगा। हालांकि आप अपने भाई से युद्ध करके ये जीत रहे हो, लेकिन आपको ये दिया नहीं जाएगा जब तक आप शिया धर्म को स्वीकार नहीं करते हो। तो इसने शिया धर्म को स्वीकार किया और काबुल और कंधार को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। जब ये अब काबुल और कंधार को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के बाद, काबुल और कंधार को अपने अधिकार क्षेत्र में करने के बाद में अब इसने पंजाब पर आक्रमण करता है। यानी कि पुणे भारत विजय के अंदर इसने सबसे पहले मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर 1555 के अंदर मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर यह युद्ध करता है अफगानों से और अफगानों को हरा करके यहाँ पंजाब पर अधिकार कर लेता है। अब 1555 तक सारे भाई मारे जाते हैं और जितने भी क्षेत्र दिए हुए थे वो अब अपने अधिकार में लेना चाहते थे, लेकिन सबसे पहले इनको अफगानों को हराना अति आवश्यक था। तो यहाँ से पंजाब में अफगानों को हरा देता है और पुणे अपनी आशा जगती है कि अब पुणे में भारत के अंदर मुगल सत्ता को स्थापित कर सकता हूँ। तो यह प्रयास अपना जारी रखता है पंजाब जीतने के बाद में, और पंजाब जीतने का जो संदेश जो है वो शेरशाह को पता चलता है और शेरशाह ने सिकंदर सुर के नेतृत्व में सेना भेजता है और यहाँ 22 जून 1555 को सरहिंद का युद्ध होता है। जो सरहिंद नामक स्थान है वहाँ पे 22 जून 1555 को युद्ध होता है और इसमें सिकंदर सुर को हरा करके हुमायूं पुणे भारत के अंदर मुगल सत्ता स्थापित कर देता है। और जनवरी 1556 को दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात दीन पनाह नामक पुस्तकालय जो दिल्ली के अंदर हुमायूं ने ही बनाया था। हुमायूं हालांकि देखे तो वे ज्योतिष विद्या में अत्यधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था और इसी कारण से वह अलग अलग रंग के अलग अलग दिन में कपड़े पहनता था। एक लेनपुल नामक एक इतिहासकार है, उसने कहा था कि हुमायूं अपने जीवन में लुढ़कते रहे और लुढ़कते ही मर गए थे। तो ये है आज का जो हुमायूं से संबंधित वीडियो, जो मैंने महत्वपूर्ण फैक्टों को लिया है। यदि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें